वेलकम बैक टू अडा 24/7 स्कूल में हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और मैं आपको बताने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही जाना है। पढ़ के जाना है मतलब आग लगा देना। इन क्वेश्चन को पढ़े बिना लल्ला मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन भले ही आप आंसर ना देखो पर क्वेश्चन जरूर देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि हर क्वेश्चन को मैम ने इतने बार प्रैक्टिस करा दिया है कि मैम बस हो गया है ना, पर एक बार बच्चों देख लो आखिरी में, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, हाईलाइट द रोल ऑफ थाइमस एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, नेम द सेल दैट आर रिलीज फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ग्लैंड, मेंशन हाउ दे हेल्प इन द इम्यूनिटी। जो आपका थाइमस होता है उसमें क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। थाइमस थाइमस बनाता है आपकी टी सेल्स, ये आप लोगों को पता था बहुत अच्छे से। थाइमस आपका बनाता है बोन मैरो। समझ में आ गई बात। आपका थाइमस चाहे बी सेल हो चाहे टी सेल हो, दोनों बोन मैरो ही बनाते हैं। बस थाइमस का काम ये है कि जो आपकी टी सेल है वो मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाती है। तो ये याद रखना है कि थाइमस में जो आपकी डिफरेंशिएटेड बनी हुई टी लिम्फोसाइट है वो आती है बोन मैरो से और यहाँ पर एंटीजन सेंसिटिव हो जाती हैं, एंटीजन सेंसिटिव। क्लियर। फिर उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस से निकलती हैं और ये टी सेल्स जो होती हैं ये ऐसा नहीं है कि टी सेल दूसरी टी सेल बनवाती, साथ ही साथ ये बी सेल को भी हेल्प करती हैं कि भैया तुम एंटीबॉडी बनाओ। तो टी सेल का रोल ये होता है कि दूसरी टी सेल, जैसे टी हेल्पर सेल एक सेल होती है जो कि टी साइटोटॉक्सिक सेल बनाती है जो कि किलिंग में काम आती है, और टी हेल्पर सेल की वजह से बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिविटी मिलती है जिससे एंटीबॉडी बनती है। तो टी हेल्पर सेल दोनों में काम करवाती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। कहाँ मैच्योर होती है? थाइमस में, ठीक है। ओके। फिर एंटीजन सेंसिटिव बनती है। उसके बाद थाइमस कहाँ होता है? ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है आपका। फिर उसके बाद जो है थाइमस समय के साथ छोटा होता जाता है। थाइमस टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाता है जो कि बी बोन मैरो से आ रही है। थाइमस में जो बनने वाली टी लिम्फोसाइट इसके दो काम होते हैं। टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बनवाती हैं, साथ ही साथ ये आपकी बोन एंटीबॉडीज भी बनवाने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ठीक है। और आपको ABC को लेबल करना है। सीधे सीधे अपन बात कर लेते हैं, आ जाइए बिना किसी देरी के। हाँ चलो भैया, तो ए है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ए है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट जहां पर आपका एंटीजन बाइंड होगा, इसको हम पैराटोप भी कहते हैं। डी जो चेन है ये है आपकी लाइट चेन, ये लाइट चेन है, ठीक है। और ई जो है ये है आपकी हैवी चेन, दिस इज योर हैवी चेन। वन इज लाइट चेन, सेकेंड इज हैवी चेन, ठीक है। और एफ जो है ये है आपका डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्लियर है बच्चों? ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाना है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये है HIV का लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस HIV के लाइफ साइकिल में आपको लेबल करना है, ठीक। HIV के लाइफ साइकिल में आपको लेबल करना है बच्चों। चलो देखते हैं HIV के लाइफ साइकिल में लेबल करके, ठीक। सबसे पहला A पार्ट, ठीक है। A पार्ट क्या करता है? A पार्ट जो है यहाँ पर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये है आपका वायरस आ रहा है, होस्ट सेल से अटैच हो रहा है। अभी जो कोट है ये बाहर रह जाएगा और वायरल DNA अंदर आएगा। वायरल DNA जब अंदर आएगा तो वायरल DNA के साथ होगी ट्रांसक्रिप्टेज, पर कौन सी एक्टिविटी? ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होगी। मैम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ होता है? इनके पास जो आपका RNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। जैसे ही वायरल RNA अंदर आया लल्ला मेरे बच्चों, ये वायरल RNA इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका DNA में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये कन्वर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि B जो स्ट्रक्चर है, B देखो B लेबलिंग है, इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल DNA इनटू द होस्ट DNA, ठीक है। हम इनकॉर्पोरेट हो जाए, दोनों भाई बहन हो जाए, दोनों मिल जाए। RNA होता तो DNA लेता ही नहीं, मिल गए, इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद C क्या होता है? न्यू वायरल RNA प्रोडक्शन। ये देखो RNA बन रहा है, न्यू वायरल RNA बन रहा है। और उसके बाद D क्या है? न्यू वायरस रिलीज्ड। तो A क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। B क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल DNA इनटू द होस्ट DNA। C क्या है? न्यू वायरल RNA सिंथेसिस। ये देखो न्यू वायरल RNA बन रहा है, न्यू वायरल RNA सिंथेसिस। और D क्या है? न्यू वायरस प्रोडक्शन, न्यू वायरस प्रोडक्शन। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरियल पैरासाइट जो है ये लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। पहला होस्ट है मच्छरनी और दूसरा होस्ट है ह्यूमन। पहला होस्ट जो होता है ये होता है प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये होती है मच्छरनी। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस फिगर को देखिए, मलेरिया का लाइफ साइकिल आपको डेफिनेटली आ सकता है। क्लियर है? डेफिनेटली आपको ये पूछा जा सकता है, आप फिर फंस जाओगे। प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और मॉस्किटो। इन्फेक्टेड एनाफ्लीज जब काटती है तो इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजोइड को ह्यूमन के अंदर छोड़ देती है, कट से छोड़ देती है। क्लियर है? फिर उसके बाद ये जो आपका स्पोरोजोइड है ये ट्रैवल करता हुआ लीवर में पहुंच गया। लीवर में हुआ मल्टीपल फिजन। ठीक है, लीवर में क्या हुआ बच्चों? मल्टीपल फिजन। लीवर सेल्स में ये देखो मल्टीपल फिजन हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल फिजन हो रहा है लीवर सेल में। मल्टीपल फिजन से बहुत सारे जो है आपके पैरासाइट बने। ठीक है, जो आपका इन्फेक्शियस फॉर्म है बहुत सारे बने। लीवर सेल फट गई, पैरासाइट रिलीज हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने नई लीवर सेल को इन्फेक्ट किया और यहां से पैरासाइट निकलकर कहां घुस गए? यहां से पैरासाइट निकल के आरबीसी में चले गए। सेम साइकिल आरबीसी में भी रिपीट हुआ। क्लियर है? समझ में आई बात? तो यहां से इन्फेक्शन आया, लीवर सेल में इंसर्ट किया, मल्टीपल फिजन हुआ, लोड बढ़ा, आपकी लीवर की सेल फट गई। जो पैथोजन निकले वो फिर से नई लीवर सेल को भी इन्फेक्ट करेंगे, साथ ही साथ ब्लड में आ जाएंगे और आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। सेम आरबीसी में फिर मल्टीपल फिजन हुआ, लोड बढ़ा, आरबीसी बस्ट हुई, न्यू आरबीसी का इन्फेक्शन हुआ और साथ ही साथ जब आरबीसी निकलती है तो यहां पर एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से आपको फीवर और चिल होते हैं, ठंड लगती, बुखार आता है। ठीक है, अब आपकी जो कुछ आरबीसीज है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट में, गैमीट में नहीं। फिर उसके बाद मच्छरनी वापस से आपको काटेगी, वही नहीं दूसरी काट सकती है और आपके मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जो कि आपकी आरबीसी के अंदर हैं वो फीमेल के अंदर चले जाएंगे और फिर मेल और फीमेल गैमीटोसाइट जो है वो बनाएंगे गैमीट्स। गैमीट ह्यूमन के अंदर नहीं बन सकते क्योंकि टेम्परेचर वैसा नहीं होता। गैमीट बने, गैमीट के बीच में अब होगा फर्टिलाइजेशन, गट में फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर बन गए स्पोरोजोइट और ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड में आ गए, मतलब मच्छरनी के। मच्छरनी ने वापस से आपको काटा और स्पोरोजोइट आपके अंदर छोड़ दिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल। तो ये हुआ स्पोरोजोइट इन्फेक्ट द आरबीसी, कॉज देम टू गेट बर्स्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीपल टाइम्स। साइकिल फीवर होता है इसी में। पैरासाइट ऑल्सो फॉलो द सेक्सुअल स्टेज इन द आरबीसी। पैरासाइट आरबीसी के अंदर ही सेक्सुअल स्टेज भी फॉलो करता है, मतलब इसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीटोसाइट डेवलप होते हैं। ठीक है, यूजुअली प्रेजेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन द ह्यूमन इज आइडेंटिफाई द पैथोलॉजिस्ट बाय दिस स्टेज। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डन। फीमेल मॉस्किटो अब गैमीटोसाइट लेगा, फिर उसके बाद गैमीट डेवलप होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद आपके पैथोजन सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करना है आपको ABC। आप वीडियो की स्पीड तेज भी कर सकते हैं और धीरे भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराना चाह रही हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई द ABCDE। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल मिलता है। व्हाट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल? कुछ ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दीज आर कॉल्ड एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो भैया स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है ये देखिए। स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्या रोल है? ये आपके ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है। समझ में आ गई बात? मान लो आपकी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट है तो भैया आपका हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, आपके हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। ऐसी कंडीशन में होगा ये कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो तुरंत स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि क्लॉट रिमूव हो सके। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन। ये निकलता है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो ये एक फंगस होता है और साइक्लोस्पोरिन ये बनाता है। साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो जब किसी का ट्रांसप्लांट होता है ना तो उसको ये वाली ड्रग दी जाती है ताकि बॉडी एक्सेप्ट कर पाए ट्रांसप्लांट को, साथ में ज़्यादा जल्दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट ना हो, क्योंकि जितनी जल्दी होगी तो ग्राफ्ट आपने लगाया तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये तो अपन नहीं चाहते बेटा। क्लियर है इतनी बात? तो क्या होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये एक इम्यून सप्रेसिव एजेंट है ताकि आप अपने ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट मोनस्कस परप्यूरियस, पुरपुर करते हैं आप। इससे क्या निकलता है? स्टैटिन। इससे क्या निकलता है? स्टैटिन। स्टैटिन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में स्टैटिन का रोल है। ये एक ईस्ट जैसा यूनिसेल्युलर फंगस है। नेक्स्ट होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनता है और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्लियर?
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में पहला स्टेप जो है वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेम क्वेश्चन है, आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है, प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेम टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट है। आपके पानी में जो सॉलिड गंदगी है, ध्यान से सुनना, आपके पानी में जो सॉलिड गंदगियां हैं, ठीक है, जैसे कि पन्नी हो गई, पेपर हो गया, ठीक है, इन सबको आप फिल्टरेशन से रिमूव कर सकते हैं। तो आप सॉलिड गंदगियों को प्राइमरी सिस्टम में दो तरीके से रिमूव करते हैं। तो इसके अंदर आता है भैया सबसे पहले आपका फिल्टरेशन, सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। सीक्वेंशियल फिल्टरेशन से आप फ्लोटिंग चीज़ों को बाहर करते हैं। दूसरा आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से जो आपके सॉइल होते हैं, पत्थर होते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। जो चीज़ नीचे सेटल हुई उसको आप कहते हैं प्राइमरी स्लज। और जो पानी ऊपर तैर रहा है, ये इसमें बहुत गंदगी है, इसमें माइक्रोब्स है, बहुत गंदी, बहुत खतरनाक है, इसको हम कहते हैं इफ्लुएंट। और अब इस इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे। क्लियर? इफ्लुएंट को हम सबसे पहले एरेशन टैंक में लेके जाते हैं, जहां पर बढ़िया एयर आप दीजिए। ठीक है, बढ़िया एयर दीजिए। इसमें बहुत गंदगी है इस पानी में, ठीक है, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स डालिए। ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो गंदगी को खाना शुरू करेंगे। जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, उस पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ज़्यादा होगा। क्यों भाई? वो एरोबिक माइक्रोब जो है खाना खाएगा। अब खाना खाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, जितना खाना उतनी ऑक्सीजन। तो ये होती डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बाय द माइक्रोब टू डाइजेस्ट द वेस्ट। क्लियर? तो वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब को क्या चाहिए लल्ला? उनको चाहिए ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मोर वेस्ट मोर ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा वेस्ट खाता जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी बीओडी घटती जाएगी। एक बार जब पानी प्योर अच्छा हो जाता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन बाहर से फिर से आ जाती है, तो अपने आप जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है ये बात हुई, उसके बाद आपका जो एरोबिक माइक्रोब है वो खटाखट 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 खाना खाता जाएगा। उसमें एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स में आप फंगस भी यूज कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी। फ्लॉक्स इज नथिंग, इट इज अ फंगल हाइफा विद बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ फंगल हाइफा विद बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज फ्लॉक्स। फ्लॉक्स की मदद से आप चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन हो गया, जितनी भी चीज़ें थोड़ी भारी थी वो नीचे सेटल हो गई। जो नीचे सेटल हुआ वो है आपका एक्टिवेटेड स्लज, और जो पानी है अब वो बढ़िया हो गया है। अब आप उसको नदी में मिला दीजिए। जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है अब उसका होगा एनारोबिक डाइजेशन, और अब हम उसको लेके जाएंगे एनारोबिक डाइजेस्टर में। और एनारोबिक डाइजेस्टर में, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिसको वापस से आपको एरेशन टैंक में डालना पड़ेगा, जिसको इनोकुलम कहते हैं। भाई एरेशन टैंक में बैक्टीरिया कंटिन्यूसली चाहिए ना, तो एनारोबिक डाइजेस्टर से आप थोड़ा सा सैंपल के तौर पे एरेशन टैंक पे दे दो ताकि चीज़ें कंटिन्यू रहे। एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या होता है कि वहाँ पर अब आप एनारोबिक बैक्टीरिया डालिए और उसको पूरा कवर कर दीजिए। एनारोबिक, एयर नहीं जानी चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया डालना है? मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोबैक्टीरियम की वजह से आपका जो वेस्ट है वो डाइजेस्ट होगा और उससे गैसेस जनरेट होंगी, जैसे कि मीथेन जनरेट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जनरेट होगा, आपका CO2 जनरेट होगा। इसको आप कलेक्ट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज बायोगैस, और इसको यूज करिए। अभी भी जो बच गया उसे भी मत फेंकिए, इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करिए। तो ये है आपका पूरा ट्रीटमेंट, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के अंदर आते हैं बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरसेस जो होते हैं ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस फैमिली का जीनस है। ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और बहुत ही बढ़िया बायो कंट्रोल एजेंट है। क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत ही नैरो रेंज का होता है। ये अपने आसपास की स्पीशीज जो इसे नॉन टारगेट स्पीशीज है उनको नहीं मारता, ये सिर्फ उसी के को मारता है जिसके लिए डिजाइन है। इंसेक्टिसाइडल इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ये कभी भी मैमल्स, अगर आपके सब्जियों में बैक्यूलोवायरस आ गया, आपके शरीर में चला गया, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिजाइनिंग ही नहीं है इसकी, तो हम लोगों को कभी ये नहीं मारता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। इंसेक्ट जो आपकी क्रॉप को खराब करते हैं उन्हें ये उनसे बचाता है। ठीक है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप अपने अच्छे पेस्ट को बचा लो, खराब को मार दो बाय द हेल्प ऑफ द बैक्यूलोवायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज द बायोरिएक्टर। सबसे 2 प्रकार के बायोरिएक्टर आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, लल्ला ध्यान से देखो।
तो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर जो यूज होता है वो होता है स्टर्ड टैंक, ठीक है, दिस इज द स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में आपको पता होना चाहिए कि एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन बैलेंसिंग सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका बेस हमेशा कैसा होता है बच्चों, कर्व होता है, ये याद रखना। स्पार्श टैंक का फ्लैट होता है, स्टर्ड टैंक का होता है ऐसा। फिर उसके बाद जो है ये कंटिन्यूस कल्चर को फॉलो करता है, एक साइड कल्चर हम डालते जाएंगे, दूसरे साइड हम निकालते जाएंगे, क्लियर है। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं इम्पेलर्स। इम्पेलर्स क्या हैं, ये ब्लेड्स हैं बच्चों, ठीक है। इसमें इस प्रकार के इम्पेलर्स लगे होते हैं, ये ब्लेड्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एयर को घुमाते रहते हैं। साथ में इसमें एक फोम ब्रेकिंग सिस्टम होता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई फोम ना बने। फोम नहीं बनेगा तो एनारोबिक कंडीशन जनरेट नहीं होगी और आसानी से चीज़ें चलती रहेंगी, क्लियर है इतनी बात। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका डायग्राम बनाना है आपको, लास्ट में मैंने इसका क्वेश्चन भी दिया है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1। ई का मतलब होता है इश्चेरिचिया, सीओ का मतलब होता है कोलाई, आर का मतलब स्ट्रेन, नंबर ऑफ आइसोलेशन इज 1। कौन सा आइसोलेशन है, फर्स्ट है ये। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसका है GAA-TTC। ये हमेशा सेंटर से, ये जो एंजाइम होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो ये सेंटर से अवे कट करता है। कट करने के दौरान ये एक स्टिकी एंड जनरेट कर देता है, ठीक है, जैसे ये DNA है ना, तो ये क्या जनरेट कर देता है, इट विल जनरेट द स्टिकी एंड्स, ठीक है। कभी भी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये सेंटर से नहीं काटते, क्योंकि सेंटर से काटेंगे तो एक ब्लंट एंड जनरेट हो जाएगा। ब्लंट एंड कभी भी ये जनरेट नहीं करते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है आपका काटते हैं अपना DNA, GAA, ठीक है, TT, और ये हो गया, ओहो ये हुई ना गड़बड़, ये हुई ना गड़बड़, रुको, ठीक है। सेम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करेंगे, ये हो गया GAA-TT। तो इस तरीके से कट जनरेट होंगे। लुक एट दिस कट, इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। और स्टिकी एंड्स जो होते हैं यही चीज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, और पूरे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में स्टिकी एंड्स ही जनरेट होने चाहिए, ताकि ये जो है ना ये जो होते हैं ये होते हैं आपके एंड्स, ये जिनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये तीन नहीं, GAA-TTC, चाहे यहाँ से पढ़िए GAA-TTC, क्लियर है, समझ में आई बात, GAA-TTC डन डन डन, और GA के बीच में कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो हमेशा एक स्पेशल साइट पे ही कट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जब एक बार रिकॉग्निशन, जैसे हम लोगों ने ये कट कर दिया जी, ठीक है, ओके डन। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमें किसी को लाके जोड़ना है, ये AAA-TTC, तो यहाँ पर जो बॉन्ड हम बनाएंगे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और इसके लिए एंजाइम इस्तेमाल करेंगे लाइगेज। तो ये बात आपको क्लियर हुई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी सेंटर पे काम नहीं करते, अवे फ्रॉम द सेंटर काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा G और A के बीच में काटता है, जो कि इको R1 एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जरूरी नहीं है मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट अलग अलग होता है। और ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं इनको ही हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। और ये हमेशा, अच्छा, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कॉम्प्लीमेंट्री मेरा, तो दे ऑलवेज सर्च देयर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ही इनको इनका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रिकॉम्बिनेशन करना शुरू कर देते हैं, क्लियर। अगला सवाल, माइक्रोब्स प्ले अ डुअल रोल व्हेन यूज्ड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। दे नॉट ओनली हेल्प टू रिट्रीव यूजेबल वाटर बट ऑल्सो जनरेट फ्यूल। समझ में आई बात। ये सेम सीवेज ट्रीटमेंट आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, बस इसमें आपको ये बताना है कि यूजेबल वाटर जो है हम वापस से रिट्राइव कर सकते हैं, हम पा सकते हैं गंदे पानी से। और साथ ही साथ लास्ट में जब हमने एनारोबिक डाइजेशन किया था तो हमें बायोगैस भी मिली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। ये पूरा वही एक्सप्लेन करना है आपको। लास्ट में आपको मिलता है, देखो एनारोबिक स्लैश डाइजेस्टर में हमको बायोगैस मिली थी तो ये बायोगैस भी देता है, क्लियर। ये जो आपका एग्जाम दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये PCR है, ठीक है, PCR है। इसमें आपको प्रोसेस बतानी। ए प्रोसेस क्या होती है, ये होती है बच्चों, ए प्रोसेस इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम हमेशा टेम्परेचर को 92 डिग्री या 90 से ऊपर रखते हैं, जिसमें DNA 2 स्ट्रैंड्स में अलग अलग होता है। उसके बाद ये जो B है ये होता है प्राइमर, ठीक है, ये होता है प्राइमर। प्राइमर इज द शॉर्ट बेस पेयर सीक्वेंस। प्राइमर ऐड करते हैं हम, ठीक है, 5' पे। और उसके बाद तो बी हो गया प्राइमर। सी क्या होता है, आइडेंटिफाई द सी। सी जो होता है इसमें आप डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के साथ
टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्राइमर के आगे न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाए और आपके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता जाए। ठीक है, टैग पॉलीमरेज समझ में आई बात। तो जब आप डीएनटीपीज डाल देते हैं ना तो उनको जोड़ने का काम, भैया डीएनए है ऐसा, ये डीएनए प्राइमर है, प्राइमर के आगे आपको बेस पेयर जोड़ना है तभी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो इसको जोड़ने का काम जो है ये कौन करता है, आपका टैग पॉलीमरेज। क्लियर है? सो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया। ए डीनेचुरेशन, बी प्राइमर, सी इज द टैग पॉलीमरेज। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि आपका थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है। कैंसर एक बहुत ही ड्रीडेड डिजीज है। ठीक है, इनहिबिशन और मेटास्टैटिस एक्सप्लेन करना है। नेम द ग्रुप ऑफ जीन जो कि नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं और ये कैंसर हो जाते हैं। फिर उसके बाद टेक्निक जिससे आप कैंसर को डिटेक्ट करते हैं और आपको बताना है कि जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्फा इंटरफेरॉन क्यों दिया जाता है। क्लियर? अब आप एक्सप्लेन करना शुरू करिए कि कैंसर इतनी खतरनाक क्यों है। कैंसर इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें सेल अपना कंट्रोल खो देती है डिवीजन का और इरेगुलर तरीके से डिवीजन करना शुरू कर देती है। तो इट मीन्स जो है, तो इसलिए आपकी, अच्छा ये क्या कहते हैं, ड्रीडेड क्यों है, खतरनाक क्यों है। कैंसर टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। ठीक है, कैंसर जो होता है वो नॉर्मल सेल से पूरा न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल सेल मरना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी सेल मरना शुरू हो जाती हैं तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए खतरनाक है। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये शो करती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नॉर्मली जब सेल डिवाइड होते होते टकराती हैं तो वहां से कॉन्टैक्ट इनिबिशन खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो होता है, सेल डिवाइड करना बंद कर देती है। पर कैंसर सेल जब टकराती हैं तो वो ऊपर डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और ट्यूमर बना लेती हैं। जब ट्यूमर से कोई सेल झड़कर ब्लड में आ जाती है और ब्लड से जाती है दूसरे ऑर्गन में, तो दूसरे ऑर्गन में भी वही सेल डिवाइड हो होकर ट्यूमर बना लेती है। दूसरे ऑर्गन्स का पूरा न्यूट्रिशन सेल से खींच है, उस ऑर्गन की सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। जब सेल मरने लगेंगी तो भैया उनको कौन बचा पाएगा, तो दिस इज द मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल। क्लियर है? मेटास्टैसिस इज द प्रॉपर्टी विच ट्यूमर सेल रीच डिस्टेंट साइड, दूसरी साइड में चली जाती है थ्रू द ब्लड। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सेल में होता है प्रोटोऑन्कोजीन जो आपको कैंसर नहीं होने देता, पर फिजिकल रीजन, मैकेनिकल रीजन, बायोलॉजिकल रीजन, केमिकल रीजन की वजह से इन जीन में हो जाता है म्यूटेशन और ये जो बन जाती है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन वो जीन होता है जो कैंसर इंड्यूस करता है और आपकी सेल जो होती है ये ऐसे चलने की बजाय, कॉन्टैक्ट इनिबिशन हुआ, बंद हो गई सेल डिवीजन, ये ऐसा शुरू कर देती है। बायोप्सी, टिश्यू का सैंपल निकालकर आप देख सकते हैं कि सेल इरेगुलर है। रेडियोग्राफी कर सकते हैं आप, ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। अल्फा इंटरफेरॉन जो होती हैं ये परफॉर्म्ड जो है, अल्फा इंटरफेरॉन जो होते हैं दीज केमिकल्स, ये क्या करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये अल्फा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलने वाले वो केमिकल्स होते हैं जो जनरली दूसरी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वो केमिकल हैं जो नॉर्मल सेल्स को कैंसर से बचाएंगे। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट आपकी एनसीईआरटी में 2 दिया है, वन इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड सेकेंड वन इज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से। दोनों के सिम्टम में क्या अंतर है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करता है। उसके बाद मेन 2 सिम्टम ऑफ बोथ, भैया निमोनिया के सिम्टम आपको पता होने चाहिए। निमोनिया के सिम्टम में क्या होता है, आपको हेडेक होता है, आपको फीवर होता है, एडवांस स्टेजेस में आपका कंजेशन होता है, एडवांस स्टेजेस में आपके लिप्स और नेल्स ग्रे से ब्लू होने लगते हैं। कॉमन कोल्ड का कॉमन हॉर्सनेस होती है खांसने के दौरान, ठीक है, आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, आपको चेस्ट पेन होता है और आपको कंजेशन फील होता है। क्लियर? आगे डन। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम, ठीक है। हमेशा वाई आर द डीएनए फ्रैगमेंट C2 मूविंग A फ्रॉम B, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हम रख रहे हैं वो इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड आप रख रहे हैं वो पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रोड यहाँ है वो है कैथोड और जो इलेक्ट्रोड यहाँ है वो है एनोड। क्लियर है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव की ओर भागता है, इसलिए डीएनए आपको ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। कौन सा मीडियम आप यूज करते हैं? आप यूज करते हैं एग्रोस। एग्रोस सीवीड से निकाला जाने वाला एक पोरस जेल होता है जिसमें डीएनए ट्रेवल करके ए से बी की ओर आता है। मेंशन हाउ द सेपरेटेड डीएनए विजुअलाइज। जब आपका डीएनए ऐसे दिखने लगता है तो आप इस जेल को यूवी रेडिएशन के अंदर डालते हैं, पर इससे पहले आपको डीएनए को कलर करना पड़ता है और जिस
डाई से आप इसे कलर करते हैं बच्चों, उसे हम इथिडियम ब्रोमाइड कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। एग्रोज एक नेचुरल पॉलीमर है, इथिडियम स्टेन करो और उसके बाद यूवी रेडिएशन में देख लो। क्लियर। कॉटन बॉल वर्म इंजॉय फीडिंग ऑन कॉटन प्लांट्स बट गेट किल्ड व्हेन द बीटी कॉटन प्लांट। कॉटन बॉल वर्म को बहुत पसंद होता है, लेपिडोप्टेरन फैमिली का है, बड़ा पसंद होता है कॉटन को खाना, ठीक है। पर अगर आपके पास बीटी कॉटन है मतलब क्या, अगर आपके पास बीटी कॉटन है मतलब आपने बायोटेक्नोलॉजिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसके अंदर एक क्राई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्राई जीन। समझ में आई बात। क्राई जीन जो होता है ये क्राई प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्राई प्रोटीन। बॉल वर्म के अंदर कौन सा, ठीक है, क्राई 1 AB और क्राई 2 AC। ये जो जीन है इसको इंट्रोड्यूस अगर आप करा देंगे तो जैसे ही बॉल वर्म, जैसे ये कॉटन के अंदर है ना, तो जब इस कॉटन को बॉल वर्म खाने आएगा तो ये क्राई जीन इसकी मिड गट पे जाकर ये जीन जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एल्केलाइन पीएच पाते ही मिड गट पे जाकर ये एक्टिव हो जाएंगे और इंटेस्टाइन में छेद कर देंगे और इंटेस्टाइन से फ्लूइड लॉस हो जाएगा और आपका इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। तो आपके बायोटेक्नोलॉजिकल ये जो प्लांट्स होते हैं ये 3 कैटेगरीज को मार सकते हैं, लेपिडोप्टेरन, डायप्टेरन और कोलियोप्टेरन। कोलियोप्टेरन मतलब बीटल भी खाएगा, बीटल भी मरेगा। फिर उसके बाद डायप्टेरन में मच्छर खाएगा, मच्छर भी मरेगा, मक्खी भी मरेगी। उसके बाद लेपिडोप्टेरन में बॉल वर्म खाएगा, आर्मी वर्म खाएगा, वो भी मरेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सेम चीज़, ये है आंसर इसका। तो बर्ड वर्म, बॉल वर्म, बीटल, कॉर्न बोरर कुछ भी मर सकते हैं। कॉर्न बोरर को मारने के लिए आपका क्राई 2 AB जीन इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। डन, वही चीज़ मैंने आपको बताई। तो बीटी कॉटन प्लांट एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड है बॉल वर्म के लिए। बैसिलस थ्रूइंजेंसिस हम जो है इसके अंदर बीटी जीन जो है वो बीटी जीन डालते हैं। बीटी जीन का कौन सा जीन, क्राई जीन, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्राई जीन आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्लियर। उसके बाद क्राई जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं, पर कौन कैसे लेके जाएंगे, ऑब्वियसली वेक्टर के थ्रू लेके जाएंगे, ऐसी जीन तो जा नहीं सकता। तो हमेशा याद रखिए कि प्लांट में हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं TI प्लाज्मेट, ठीक है। TI प्लाज्मेट के थ्रू आपने क्राई जीन को आपके कॉर्न के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। और ये जो है ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप के, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड और देन ये एक जो है प्रोडक्ट बनाने लगता है और इस प्रोडक्ट को हम जो है क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन। जैसे ही इंजेस्ट करता है पेस्ट, ये टॉक्सिन इसकी मिडगट पे एक्टिव हो जाता है और मिडगट को छेद कर देता है। ये जीन आपको किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट को, आपके सारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल हैं। इससे बर्डवर्म से वो प्लांट बच सकता है, बॉलवर्म से, बीटल से, बोरर से, किसी से भी बच सकता है। ये कैटेगरी है, इनके अलावा कोई खाएगा तो नहीं वो उसको नहीं मार पाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिकली, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। Diagrammatically represent the experimental steps in cloning expressing human gene into a bacteria E. coli, ठीक है। Multiple identical copies of specific template DNA can be produced by DNA cloning. DNA cloning से हम किसी specific जीन की multiple copies बना सकते हैं, पर याद रखिए कि आपको किसी होस्ट सेल में अपना डिजायर्ड DNA पहुंचाने के लिए आपको एक प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर मटेरियल है जो बैक्टीरिया के अंदर पड़ा रहता है। बैक्टीरिया के अंदर खुद का भी DNA एक, तो ये भी वहाँ से पड़े रहते हैं। इनको आप निकाल लीजिए या इस बैक्टीरिया के अंदर डाल लीजिए, बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस प्लाज्मिड के अंदर आप अपना डिजायर जीन घुसा दीजिए, ठीक है। इसको आप कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। काटने के लिए एंजाइम इस्तेमाल करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इवन अपना डिजायर जीन काटने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। वही स्टिकी एंड्स जनरेट करेंगे और जाकर जोड़ देंगे। उसके बाद आप इस प्लाज्मिड को जो कि रिकॉम्बिनेंट है इसको लाकर यहाँ पर लगा दीजिए। क्लियर। उसके बाद ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल आपकी ई कोलाई या ईस्ट कुछ भी हो सकती है। अब ये जो आपका प्लाज्मिड है ये कंटिन्यूसली इसके अंदर डिवाइड होगा, बैक्टीरिया भी डिवाइड होगा और प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा। प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है, डिवाइड हुआ और इस प्रोसेस को आप कहते हैं क्लोनिंग। आप हो सकता है कि बॉटल में पैक करके ये वाला जीन भेज दें, ठीक है, ये जीन भेज दें, और हो सकता है कि यही जीन जो है ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा हो ई कोलाई की सेल के अंदर, तो आप बाजार में ये प्रोडक्ट बेच दें। दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर। तो आप जीन भी पैक करके बेच सकते हैं और आप उसके प्रोडक्ट भी पैक करके बेच सकते हैं।
ठीक है, सेम चीज़, पहले आप काटिए प्लाज्मिड को, ठीक है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम अपना डीएनए काटिए, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर इंसर्ट करिए बाय द लाइगेज, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, फिर ई कोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म करिए और आप क्लोनिंग करिए। क्लियर। अगला सवाल, वॉन हेम्बोल्ट क्या बताए थे आपको, क्वेश्चन देख लेते पेन। पहले क्वेश्चन कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर द वाइड वेराइटी। वॉन हेम्बोल्ट ने क्या बताया कि अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है। समझ में आई बात, क्लियर है। उन्होंने ग्राफ भी दिया था S = CA⁻Z। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, क्लियर। जहां पर Z जो है वो लाइन ऑफ ग्राफ। ठीक है, Z ये होता है, क्लियर, ये ग्राफ, आपका ग्राफ ऐसा मिलता है। तो जो ये Z है, ये है Z। अगर आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी, तो Z बढ़ता जाएगा। एक स्पेसिफिक, ये देखो, अगर आप इसी इक्वेशन का S = CA⁻Z का लॉग ले लेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी। एवरीबडी जो है उसको Z इंक्रीज करने का मन करता है। हर स्पीशीज के लिए Z जो है, जो ये लाइन है, ये फिक्स होती है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज, जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि स्पीशीज रिचनेस आपके एरिया के हिसाब से बढ़ती जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया, आप एरिया बढ़ाते जाएंगे तो रिचनेस बढ़ती जाएगी। और आपको जो कर्व मिलता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये कर्व का ऐसा शेप होता है। ठीक, द रिलेशनशिप डिपिक्ट द स्ट्रेट लाइन और द, अच्छा, अगर आप इसी इक्वेशन का लॉग ले लेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलने लगेगी। ठीक है, स्टैंड का S का मतलब स्पीशीज, A का मतलब एरिया, Z जो होता है, ये Z जो है ये है आपका स्लोप ऑफ लाइन। आपकी स्लोप ऑफ लाइन जितनी ऊपर होगी, आप ये याद रखिएगा, उतना ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है। क्लियर। ये देखो, ये स्लोप ऑफ लाइन जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतना ज़्यादा स्पीशीज का रिचनेस है। ये और हो गई, ये जो है Z इंक्रीज हो गया, रिचनेस हो गई, ये और इंक्रीज हो गई, Z और इंक्रीज हो गया और रिच हो गई। क्लियर, समझ में आई बात। पर हर स्पीशीज का फिक्स होता है 0.1 से 0.2। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक पॉपुलेशन है पैरामीशियम की, कॉर्डेटम की, was grown in a culture medium. After 5 days, the culture medium became overcrowded with the paramecium and had depleted nutrient. What will happen to the population? What type of growth curve will the population attain? ठीक है, देखो, सबसे पहले ग्रोथ कर्व की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। चलो, तो आफ्टर अ लैग फेज, देखो हमेशा ग्रोथ कर्व कैसे बनाना है लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, ये होता है ना ग्रोथ कर्व, ऐसा होता है। तो पहले लैग फेज होता है, दिस इज लैग फेज। ठीक है, ठीक, लैग, लॉग, स्टेशनरी, ये लैग, लॉग, स्टेशनरी, ये होता है। मतलब जब से हम पैदा हुए ये वाला ग्राफ अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो लैग, लॉग, स्टेशनरी 3 फेज होते हैं। कितना भयंकर लिखा है, बट इट इज ओके। ठीक है, व्हेन द फूड सोर्स गेट डिप्लीटेड, द पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एज द asymptote phase, then the population density reaches carrying capacity, maximum number of individual of a population the species given environment can sustain। देखो क्या है ये वाला, ये ग्राफ है इसका, ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, इसको पूरा मिटाती हूँ ना। ये वाला ग्राफ देखो, समझना ना, ये एक कर्व है। नॉर्मल कर्व्स ऐसे ही होते हैं, ग्रोथ कर्व। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसको ऐसे लिखते हैं, कैरिंग कहते हैं इसको ना। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि इस फील्ड की ये कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाने जाओगे तो आप खुद में लड़ जाओगे। ठीक, तो ये कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये जो गर्व बोल रही हूँ, ये जो कर्व है ये एक लॉजिस्टिक कर्व है और ऐसा ही होता है। ये कोई कर्व नहीं होता। कैरिंग कैपेसिटी को फाड़कर अगर आप बाहर चले जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ये रियल कर्व नहीं होते। समझ में आई बात, क्योंकि इस धरती पर हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो पहले तो आप बढ़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक समय के बाद आप एक सिम्प्टोट फेज में आ जाओगे। ठीक है, और फिर आप डिक्लाइन होना शुरू कर दोगे। समझ में आई बात। तो ये है इसका इक्वेशन। ठीक है, dN/dt। ठीक है, जिसमें आप R क्या होती है, हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। ठीक है, जो आपकी इसको कहते हैं आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक, तो R जो है वो K पर डिपेंडेंट है।
समझ में आ गई बात। तो आर एन इक्वल्स टू आर एन के ब्रैकेट में लिखना है के माइनस एन बाई के। इसमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में आपको बात करना है। तो पॉपुलेशन जो होता है वो लॉजिस्टिक कर्व शो कर रहा है, ये एस शेप का होता है। ये कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जब आप पैरामीशियम, देखो भैया न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेगा तो पैरामीशियम लड़ के मरने लगेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी। जब तक ये न्यूट्रिशन लिमिटेड है, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी, आप इतना ही कैरी करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके ज़्यादा करोगे तो खुद मरने लगोगे। और ये है एन, क्या है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम टी। पर कब पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम टी कब तक हो सकती है, जब तक कैरिंग कैपेसिटी है। ये क्या है आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस है आपकी, ये कब तक इंक्रीज हो सकती है, जब तक आप कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं आए हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी बी और ई। चलिए ये वाला डायग्राम आपको देखना है, डायग्राम तो लगाया नहीं है। देखो भैया यहाँ पर आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम नहीं है बट इट्स ओके। इससे 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए, 2-3। टर्मिनोलॉजी बी और ई क्या होती है। बी का मतलब होता है नेटालिटी, बर्थ। देखो कैपिटल बी का मतलब होता है, ध्यान से सुन लेना, कैपिटल बी का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। स्मॉल बी का मतलब होता है बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट। कैपिटल डी का मतलब होता है डेथ, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब होता है डेथ रेट। डेथ रेट हमेशा आपकी पॉपुलेशन कब बढ़ती है, जब आपका ये कंडीशन हो। क्लियर, आपकी पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब आप इमाइग्रेशन हुआ हो। आई मतलब क्या होता है बच्चों, इम माइग्रेशन। जब बाहर से लोग आ गए हों प्लस बर्थ ज़्यादा हो गई हो तो आपकी बर्थ रेट बढ़ेगी। जब बाहर जो डेथ, ध्यान सुना, जब बाहर से लोग, जब आपकी डेथ ज़्यादा हो गई हो प्लस लोग जो है ना इमाइग्रेट कर गए हों तो इससे आपकी पॉपुलेशन घटेगी। तो डेथ और ई माइग्रेशन से आपकी पॉपुलेशन घटती है, इमाइग्रेशन और बर्थ से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो बी प्लस आई से आपकी बर्थ रेट इंक्रीज होगी और डी प्लस ई से आपकी डेथ रेट स्मॉल डी इंक्रीज होगा। क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताए, ठीक है। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज अ सम टाइम गुड इन एवरी डे। जरूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, पर यह जरूरी है कि हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा हो। इसी बात के साथ उम्मीद कर रही हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पूरे बायोलॉजी के। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन। आई नो दिस इज अ सीरियस सेशन, पर क्या है कि आवाज़ जो है वो आपको पता है कि एग्जामिनेशन में उतनी वो नहीं होती, बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को सारे क्वेश्चन दे दूँ। इसको पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिखने का तरीका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन को हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस ऑफ योर होल बायोलॉजी फॉर द टर्म 2। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं किसी अमेजिंग सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।